नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में, मतगणना 10 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक। आयकर विभाग ने कर संग्रह प्रक्रिया सुचारू बनाने तथा भ्रष्टाचार और अनुचित तौर तरीकों पर रोक लगाने के लिए संपर्क रहित अपील प्रणाली शुरू की। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 81.74% हुई। विख्यात पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई में। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हराया। समाचार प्रभात के इस अंक में विशाल शर्मा के साथ मैं फरहत नाज। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से हो रही है। हमारी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी के विचार कई अवसरों पर व्यक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और संरक्षा वहां के लोग ही कर सकते हैं। हर एक मनुष्य को अपनी संस्कृति को मानी अपनापन की रक्षा वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। जब दूसरा मेरी रक्षा करता है तो मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ, मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर से 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में कल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान होगा। जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार shall be conducted in 3 phases. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. Third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. श्री अरोड़ा ने बताया कि मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है और मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी के नियम का पालन किया जा सके। चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित की जाने वाली जनसभाओं में भी इसका पालन किया जाएगा। नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के साथ जाने वाले लोगों की संख्या भी घटाकर 2 कर दी गई है, जबकि घर घर जाकर प्रचार के लिए उम्मीदवार सहित 5 लोग जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र और हलफनामा ऑनलाइन भरने और उसे भेजने के लिए वैकल्पिक ऑनलाइन सुविधा की भी व्यवस्था की है। पहली बार उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि ऑनलाइन जमा कराने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि लोकसभा की 1 तथा विधानसभा की 64 सीटों के उपचुनावों में मतदान के समय को लेकर कुछ राज्यों के मुद्दों पर 29 सितंबर को समीक्षा बैठक में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। इस बीच राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत किया है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया है। संवाददाताओं से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए इस चुनाव में विकास के नाम पर वोट मांगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों, खासतौर पर महिलाओं के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच आज वर्चुअल बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी की किसी पड़ोसी देश के साथ ये पहली वर्चुअल बैठक है। श्री राजपक्षे की भी इस वर्ष अगस्त में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद किसी अन्य देश के साथ ये पहली राजनयिक वार्ता होगी। एक रिपोर्ट।
भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान द्वारा चिन्हित किया जाता है। इस तरह के आदान प्रदान ने पारस्परिक सहयोग और संबंधों को गति प्रदान की है, जो प्रकृति में बहुआयामी है और वाणिज्य, सुरक्षा, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन आदि क्षेत्रों पर आधारित है। कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यह वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहरे निहित सभ्यतागत संबंधों और साझा विरासत की गवाही देता है। यह भारत के पड़ोसी पहले दृष्टिकोण और सागर सिद्धांत का भी प्रतिबिंब है। वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को दोनों देशों के बीच परखे हुए अनुकूल संबंधों के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर और आपसी हित के प्रमुख मुद्दों पर एक मजबूत और गहरी सहयोगात्मक साझेदारी के लिए व्यापक राजनीतिक दिशा देगा। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस वर्ष कोरोना संकट के बीच हो रही महासभा की बैठक अधिकांश रूप से वर्चुअली आयोजित होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सम्मेलन की थीम है हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र, बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। यह आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा। इस वर्ष 25 मई से बहाल हुई घरेलू विमान सेवाओं से 1 लाख से ज्यादा उड़ानों से 1 करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि घरेलू विमानन क्षेत्र कोविड से पहले की स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने सभी पक्षों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी है। कोविड महामारी के कारण इस वर्ष 25 मार्च से वाणिज्यिक एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों का संचालन स्थगित कर दिया गया था। आयकर विभाग ने संपर्क रहित अपील निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की विज्ञप्ति के अनुसार अब आयकर की सभी अपीलें ऑनलाइन निपटाई जाएंगी। हालांकि बड़े टैक्स घोटाले, कर चोरी, गहन जांच से जुड़े मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर और कालेधन से संबंधित अपीलों पर पुराने तरीके से ही कार्रवाई की जाएगी। संपर्क रहित अपील प्रणाली का उद्देश्य आयकर संग्रह की प्रक्रिया को सुचारू बनाना और करदाताओं की अपीलों के निस्तारण में भ्रष्टाचार और अनुचित तौर तरीकों पर रोक लगाना है। सीबीडीटी ने बताया कि इस सुविधा से करदाता अथवा उनके वकील और आयकर विभाग के बीच किसी तरह के प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होगी। करदाता अपनी सुविधानुसार आयकर विभाग से मांगी गई सूचना अपने घर से ही डिजिटल माध्यम से भेज सकता है। संपर्क विहीन अपील प्रक्रिया में आयकर के सभी मामले आंकड़ों के विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे। इसमें आयकर नोटिस पर आईडी नंबर अंकित होगा। इस प्रक्रिया में अपीलीय आदेश का प्रारूप एक शहर में तैयार होगा, जबकि उस पर विचार दूसरे शहर में किया जाएगा ताकि आदेश की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। करदाताओं को इस तरह की अपील निपटान प्रणाली से बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस सुविधा से आयकर विभाग को पारदर्शी, जिम्मेदार और कार्यकुशल बनाने में मदद मिलेगी। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 81.74% हो गई है। कल 81,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या 47,56,000 से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ हुए लोगों और उपचार करा रहे लोगों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या उपचार करा रहे लोगों से लगभग 5 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण मुक्त होने की दर 80% से भी अधिक होने से राष्ट्रीय औसत में बढ़ोतरी हुई है। इन राज्यों में बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण का जल्द पता लगाने के प्रभावी उपाय और कारगर उपचार से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5,69,000 से ज्यादा हो गई है। इस समय राज्य में लगभग 46,400 कोरोना रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 5,679 लोगों में
संक्रमण की पुष्टि हुई और 5,626 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,655 मामले सामने आए हैं। इनमें से 4,080 मामले बेंगलुरु शहरी जिले के, 702 मामले मैसूरू के और 498 मामले बेल्लारी के हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 98,474 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,644 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। प्रदेश में अब तक 4,50,302 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तेलंगाना में अब प्रतिदिन 20,000 नमूनों की आरटी-पीसीआर से कोरोना जांच की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इताला राजेंद्र ने हैदराबाद के निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान में कोबास 8,800 प्रणाली स्थापित की है, जो रोजाना 4,000 आरटी-पीसीआर जांच कर सकती है। इस प्रणाली की मदद से एड्स, टीबी और कोरोना की जांच एक साथ की जा सकती है। तेलंगाना में अब तक 1,79,246 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 82% से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को महामारी पर नियंत्रण के लिए व्यापक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 300 बिस्तरों वाले भवन को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए। इस समय राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 8,954 कोरोना वायरस के मरीज हैं, जबकि कानपुर दूसरे स्थान पर है, जहां 4,046 सक्रिय मामले हैं। दोनों ही शहरों में अब तक कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 600 से अधिक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले लखनऊ में सामने आए, जहां 580 नए मरीजों का पता चला है। राज्य में इस समय कोरोना के 59,397 सक्रिय मामले हैं। कल राज्य में कोविड से 84 लोगों की जान चली गई और अब तक इस बीमारी से अपनी जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,450 पहुंच गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कल 1,442 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1,30,000 से अधिक हो गई है। गुजरात में कल 1,279 मरीज ठीक होने के साथ राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 84.74% हो गई है। अब तक 1,10,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 41,10,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 61,912 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सबसे अधिक 300 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। इस वक्त 16,505 सक्रिय मामले हैं। कल 12 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,396 हो चुकी है। इस बीच राज्य में होम क्वारंटीन रखे गए लोगों की संख्या 5,99,000 से अधिक हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना स्थिति का जायजा लेने के लिए कई कोविड अस्पतालों का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए समुचित दवा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। टोपे ने भंडारा, गोंदिया और नागपुर में सरकारी अस्पतालों का दौरा किया और स्थिति और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का जायजा लिया। कोविड-19 अस्पतालों में रेमडेसिविर से अधिक उपयोग और कमी के बारे में पूछे जाने पर टोपे ने कहा कि इंजेक्शन का तर्कसंगत उपयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और कोविड अस्पतालों को निर्देश दिया जाएगा कैसे रेमडेसिविर का उपयोग किया जाए और 24 घंटे के भीतर ही परिपत्र जारी किया जाएगा। दवा का आपूर्ति के बारे में बात करते हुए शिंदे ने कहा कि 30 सितंबर तक महाराष्ट्र में दवा का उत्पादन करने वाली 5 से 6 दवा कंपनियों से लगभग 1,10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। शिंदे ने कहा कि गृह विभाग के साथ एफडीए राज्य भर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू करेगा। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उड़ीसा में कोरोना नमूनों की जांच की संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है। राज्य में कल 4,388 कोरोना रोगी ठीक हुए, जो एक दिन में संक्रमण मुक्त होने की सबसे अधिक संख्या है। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी का खरीफ फसलों की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम में 1,116 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें बोई गई हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,066 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। सरकार द्वारा किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से लॉकडाउन के दौरान बड़े क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई संभव हो पाई है।
मध्य प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू हो रही है। ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मिंटो हॉल में इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को एक वर्ष में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार 2 समान किस्तों में 4,000 रुपए की सम्मान निधि किसानों को देगी। इस तरह अब मध्य प्रदेश में प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। इस बीच राज्य सरकार ने कल लैपटॉप खरीदने के लिए 16,000 से अधिक मेधावी छात्रों के बैंक खातों में 40 करोड़ 52 लाख रुपए जमा किए। प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना 2009 में शुरू की गई थी। इसमें राज्य की 12वीं की परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाने वाले प्रत्येक छात्र को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस वर्ष इस योजना में लगभग 40,000 छात्रों को 101 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में, मतगणना 10 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक। आयकर विभाग ने कर संग्रह प्रक्रिया सुचारू बनाने तथा भ्रष्टाचार और अनुचित तौर तरीकों पर रोक लगाने के लिए संपर्क रहित अपील प्रणाली शुरू की। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 81.74% हुई। विख्यात पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई में। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हराया। भारत और जापान के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास आज से उत्तरी अरब सागर में शुरू हो रहा है। दोनों देशों की नौसेना के बीच यह अभ्यास हर 2 वर्ष पर किया जाता है। 3 दिन के इस गहन अभ्यास से दोनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। अभ्यास के दौरान अत्याधुनिक तरीके से समुद्री अभियानों को संयुक्त रूप से अंजाम देने का प्रयोग किया जाएगा। इनमें गोले बरसाने, हेलीकॉप्टर अभियान और कम्प्लेक्स सरफेस, पनडुब्बी रोधी और युद्ध कौशल अभ्यास शामिल हैं। कोविड संक्रमण के बीच ये अभ्यास विशेष एहतियाती उपायों के साथ हो रहा है। स्वदेश में विकसित स्टील्थ डेस्ट्रॉयर चेन्नई, तेग श्रेणी के स्टील्थ प्रशिक्षण युद्धपोत तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भारतीय नौसेना का नेतृत्व करेंगे। इस अभ्यास में समुद्री निगरानी के लिए लंबी दूरी के P-8I विमान, एकीकृत हेलीकॉप्टर और युद्धक विमान भी हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय के ई संजीवनी मंच पर 4 लाख से ज्यादा लोगों को परामर्श दिया गया है। ये परामर्श ओपीडी और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों के लिए उपलब्ध कराए गए। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा परामर्श दिए गए। ट्वीट के अनुसार कोविड-19 के दौरान ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से लाभार्थियों को कई तरह की जरूरी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। लोगों की सहायता के लिए अब तक 18 से ज्यादा राज्य इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर चुके हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल शाम हैदराबाद में दरगाम चेरुवु झील पर बने केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया। 4 लेन वाला ये पुल हैदराबाद में जुबली हिल्स से जुड़ता है। 426 मीटर लंबा और 25.8 मीटर चौड़ा ये पुल 52 केबल पर टिका है। 334 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये पुल देश के सबसे लंबे पुलों में से एक है। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने इस अद्भुत पुल के निर्माण से जुड़े कर्मचारियों, इंजीनियरों और अन्य लोगों की सराहना की। तेलंगाना नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के तारक रामाराव तथा हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम से एक अभियान शुरू किया है। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस कैंपेन से राज्य का हेल्थ मैप बनाने में और राज्य को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 55,000 से ज्यादा स्वास्थ्य टीमें तैनात है और इनके द्वारा राज्य में अब तक 2,83,00,000 लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इकट्ठा की गई है। इस सर्वेक्षण की मदद से 37,000 संदिग्ध मरीजों के अलावा 4,517 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस बैठक में शामिल उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य में कोविड पश्चात उपचार के लिए सेंटर शुरू करने पर जोर दिया। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विख्यात पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार आज तमिलनाडु में चेन्नई के पास तिरुवल्लुर जिले के थमाराईपक्कम में उनके फार्म हाउस पर किया जाएगा। इस यशस्वी गायक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। बालासुब्रमण्यम का कल चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एसपीबी के नाम से विख्यात एसपी बालासुब्रमण्यम ने 1966 में गायन की शुरुआत की। उन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से भी अधिक गीत गाए। उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सहित कई सम्मान और पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्म उद्योग में दशकों तक उनकी आवाज का जादू छाया रहा। बालासुब्रमण्यम ने 1981 में एक दूजे के लिए के गीतों के साथ हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने जिन फिल्मों में भी गाया, अभिनेता की भाव भंगिमा को अपनी आवाज में समाहित कर लिया तथा इस तरह अभिनय और गायन के बीच मंत्रमुग्ध कर देने वाली एक रूपता पैदा की और उनकी ये सहजता उनकी पहचान बन गई। मैंने प्यार किया में उनके गाए गीत आज भी उतने ही एसपी बालासुब्रमण्यम का हमारे बीच से जाना भारतीय फिल्म संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। समाचार कक्ष की भावभीनी श्रद्धांजलि। मेघालय में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपदा प्रबंधन मंत्री किरमेन शिला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण राज्य में कई जगह जमीन धंसने, पेड़ उखड़ने और बाढ़ से घायल लोगों की खबरें आती रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले मंगलवार को माओ किरत में वा तिनकियांग दक्षिण पश्चिम खासी पर्वतीय जिले में एक जीप बहने से उसमें सवार 6 व्यक्ति लापता थे। इनमें से 5 के शव मिल गए हैं जबकि एक का शव अभी भी लापता है। उन्होंने जानकारी दी कि पश्चिम खासी पर्वतीय जिले के कोंगस्टोन में हुई एक अन्य दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गए जबकि एक लापता है। पूर्वी खासी जिले में जमीन धंसने से एक लड़की मारी गई। निचले लुपारेंग घाट से 2 शव बरामद हुए और 3 लापता हैं। बृहस्पतिवार को पुलिस रिजर्व के 2 जवान मलबे में दब गए। राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति पर विभाग ने बताया कि इस हालात में क्षतिपूर्ति की श्रेणी क्या हो इस पर नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य आपदा नियमों के अनुसार जो भी उचित होगा किया जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में वर्षा हो सकती है। तापमान 26 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
कोलकाता में गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में तापमान 9 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 16 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हराकर प्रतियोगिता में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पार्थिव शॉ के 64, शिखर धवन के 35 और ऋषभ पंत के 37 रन की बदौलत 20 ओवर में 175 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 1 से 31 रन ही बना सकी। अबू धाबी में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यूक्रेन में खार्किव क्षेत्र में सेना के विमान की दुर्घटना में मृतकों की संख्या 25 हो गई है। दुर्घटना में घायल 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया की खबरों में यूक्रेन के रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि AN-26 सैन्य विमान इंजन की खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में 27 लोग सवार थे। इनमें वायुसेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि दुर्घटना की जांच के लिए आयोग का गठन किया जा रहा है। बांग्लादेश में ईसाइयों के सबसे बड़े मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश क्रिश्चियन एसोसिएशन BCA ने पाकिस्तान सरकार से विवादास्पद निंदा कानून को रद्द करने की मांग की है। BCA ने बुधवार को ढाका स्थित पाकिस्तान दूतावास को एक ज्ञापन दिया, जिसमें ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और अत्याचार को समाप्त करने की मांग की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब विशाल बताएं आप आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या है खास। जी फरहत, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान कराने की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है बिहार में चुनावी बिगुल, 10 नवंबर को परिणाम। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं 28 अक्टूबर से 3 चरणों में बिहार चुनाव, बड़ी रैलियां नहीं वर्चुअल प्रचार होगा। अमर उजाला ने बिहार का रण शीर्षक से खबर दी है बिहार में काबा, आसान नहीं बिहार के मतदाताओं की नब्ज टटोलना। कृषि बिलों के विरोध में किसानों ने दिखाई नाराजगी। राजस्थान पत्रिका सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है जनसत्ता लिखता है सड़कों पर उतरे किसान, कई राज्यों में चक्का जाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है कृषि सुधार किसानों के हित में, कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्षी दल छोटे किसानों को कर रहे हैं गुमराह। दिल्ली NCR में रैपिड रेल के अनावरण की खबर अधिकतर अखबारों ने दी है। दैनिक जागरण लिखता है दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन की पहली झलक दिखी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्वरूप बदलेगी रैपिड रेल, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ेगी। हिंदुस्तान के शब्द हैं रैपिड रेल देगी हवाई सफर जैसा एहसास, जरूरत के हिसाब से खुलेंगे दरवाजे, महिलाओं के लिए अलग कोच और बिजनेस क्लास भी होगा। मशहूर गायक SP बालासुब्रमण्यम के निधन का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। हरिभूमि की सुर्खी है कोरोना से हारे सुरों के सरताज, सलमान की आवाज SP बालासुब्रमण्यम ने दुनिया को कहा अलविदा। जनसत्ता लिखता है गायकी का चांद हमेशा के लिए डूब गया। अमर उजाला के शब्द हैं 40,000 गीत गाने वाले बालासुब्रमण्यम हुए मौन। अयोध्या में इस बार वर्चुअल दीपोत्सव, क्लिक से जलेंगे दीप। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कोरोना संक्रमण को देखते हुए राम की नगरी अयोध्या में 3D तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में, मतगणना 10 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक। आयकर विभाग ने कर संग्रह प्रक्रिया सुचारू बनाने तथा भ्रष्टाचार और अनुचित तौर तरीकों पर रोक लगाने के लिए संपर्क रहित अपील प्रणाली शुरू की। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 81.74% हुई। विख्यात पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई के निकट तिरुवल्लुर जिले में। और IPL क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हराया।
और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन। इसे स्वर दिया है अर्जेंटीना के कलाकारों ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीते पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीते पराई जाने रे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।